हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपका वीडियो लेकर आया हूँ वो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है, वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। दोस्तों, इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो नॉर्मली बात होगी किसकी, वंशागति की और उसकी विभिन्नताओं की, आनुवांशिकता क्या होती है, इन सब मुद्दों पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ये क्या है, कक्षा 12th का जो है भाग 1 है ना। छोटे छोटे वीडियो के रूप में मैं आपको इसके पूरे चीजें लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बात किसकी करेंगे हम, बात इसकी करेंगे कि वंशागति क्या होता है, विभिन्नता क्या होता है, आनुवांशिकता क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है ना। मतलब कि जब 12th के चैप्टर नंबर 5 की हम बात करेंगे तो हमें किसके बारे में बात करना है, वंशागति की बात करना है, विभिन्नता की बात करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो है वंशागति। ये शब्द क्या होता है, इस शब्द का मतलब क्या होता है ना। इस शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है ना। वंशागति मतलब कि पीढ़ियों से जो चली आ रही जो मतलब मान सकते हैं आप कि अगर किसी व्यक्ति का लक्षण है कि वो लंबा है, कैसा है, लंबा है। मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति हो और उसका लक्षण क्या है, उसके डीएनए का इंफॉर्मेशन क्या है कि वो लंबा व्यक्ति है ना। तो उसके बाद जो उसकी अगली पीढ़ी होगी उसमें भी वही लक्षण दिखाई देगा, है ना। तो उसकी जो अगली पीढ़ी होगी, मान लो उसका जो बच्चा आएगा, उसकी जो संतान आएगी, उसके अंदर भी अगर वही लक्षण दिखाई देता है, अगर वो भी कैसा होता है, लंबा होता है, तो हम क्या समझेंगे कि वंशागति का मतलब क्या, कि आनुवांशिक लक्षण। यानी इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण ये है कि ये कैसा है, ये लंबा है ना। और इसका भी लक्षण यही हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक मतलब हमारे बॉडी के जीन का जो इंफॉर्मेशन है, जो डीएनए का इंफॉर्मेशन है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से स्थानांतरित हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वंशागति। तो शॉर्ट फॉर्म में और इजी लैंग्वेज में समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो दोस्तों सुनिए कि वंशागति लक्षणों का मतलब कह सकते हैं अपन, जो लक्षण है कौन से, मान लीजिए ये कोई लक्षण आया, ये जो लक्षण है वो कैसा लक्षण है, आनुवांशिक लक्षण है ना, आनुवांशिक लक्षण है ये, है ना। तो आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने की प्रक्रिया, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वंशागति कहलाती है। आया समझ में कि मतलब मैं आपसे कह सकता हूं, जैसे यहां पर लिखता हूं मैं इसको, कि आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना ही क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। वंशागति है ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, कोई ए नाम का व्यक्ति था, उसका आनुवांशिक लक्षण क्या था कि वो लंबा है। उसका जब कोई बच्चा और उसका संतान पैदा होगा, उसका लक्षण भी क्या हुआ, लंबा हुआ। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। समझ में आया। उसके बाद दूसरा जो शब्द हमारा आएगा वो होगा विभिन्नता। क्या होगा, विभिन्नता। दूसरा हमारे पास जो शब्द बन रहा है वो है विभिन्नता। दोस्तों, इस विभिन्नता को समझेंगे क्या होता है, विभिन्नता का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। इस विभिन्नता को समझेंगे क्या होता है। मान लीजिए कि अगर किसी
पेरेंट्स की जो दो संतान होती है, मतलब अगर किसी दंपति के, किसी माता पिता के अगर दो संतान है तो वो दोनों संतान बिल्कुल एक समान कभी नहीं होंगे, है ना। मान लीजिए कोई ए और बी है, कोई ए और बी, ये पुरुष है और ये महिला है, उनकी संतान है सी और डी, ठीक है ना। उनकी संतान क्या है, सी और डी संतान है। तो इस सी और डी के बीच में बिल्कुल सिमिलरिटी, मतलब कुछ तो जरूर अंतर होगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की दो संतानों के बीच में जो अंतर दिखाई देता है उसी को हम विभिन्नता कहते हैं। समझ में आया। देखिए लिख सकते हैं हम, जीवधारियों के बीच अंतर को, जीवधारियों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। विभिन्नता कहा जाता है। फिर से समझेंगे आप। कोई ए नाम का व्यक्ति था, उसकी ये परिवार था, उसके दो बच्चे थे सी और डी। इन में कहने का मतलब क्या है कि दोनों हूबहू एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि क्या है, इनके अंदर लैंगिक प्रजनन हुआ है, इसी कारण दोनों एक समान बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। इन दोनों के बीच में कुछ तो अंतर होगा, इसी को बोला जाता है विभिन्नता, है ना। जीवधारियों के बीच अंतर को ही क्या कह देते हैं, विभिन्नता कह देते हैं। समझ में आया। उसके बाद एक क्वेश्चन, एक और शब्द आता है अनुवांशिकी। क्या आता है, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी क्या है, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसके तहत हम क्या पढ़ते हैं, जिसके तहत हम क्या पढ़ते हैं, वंशागति, वंशागति व अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। वंशागति व अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, है ना। अनुवांशिकी क्या है, यह जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी एवं उसके विभिन्नताओं के लक्षणों को पढ़ा जाता है इस ब्रांच के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको बता दिया वंशागति। ये शब्दों की पहचान कर रहे हैं, यानी एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन में करवा रहा हूं आप लोगों को, है ना। विभिन्नता को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं वेरिएशन, वेरिएशन, वेरिएशंस बोलते हैं। अनुवांशिकी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जेनेटिक्स बोलते हैं, है ना। ये जो है ना, ये अनुवांशिकी बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसके तहत अनुवांशिकी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। वंशागति क्या होती है, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, आपका हेरिडिटी कहलाता है, वंशागति कहलाता है। विभिन्नता क्या कहलाती है, दो जीवधारियों के बीच में जो अंतर होता है, ए और बी के बीच में जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। समझ में आया। उसके बाद हम पढ़ेंगे विभिन्नता को, थोड़ा डीपली जाएंगे कि विभिन्नता होती क्यों है, ठीक है ना। विभिन्नता ये होती क्यों है उसको हम पढ़ेंगे, विभिन्नता क्या होती है और जीवधारियों में ये विभिन्नता क्यों पाई जाती है, हम इसको देखेंगे। जीवधारियों में वेरिएशंस क्यों मिलते हैं, हम ये देखते हैं। वेरिएशंस क्यों मिलते हैं, हम इस चीज को देखते हैं। आप लोग को पता होगा कि जो जीवों का निर्माण होता है, जो जीव बनते हैं, जो जीवों का जनन होता है, वो प्रमुख रूप से दो विधि के द्वारा होता है। एक होता है लैंगिक जनन, किसके थ्रू होता है, लैंगिक जनन के द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन को चेक करके देखते हैं कि क्या होता है इसमें। लैंगिक जनन में हमें देखने को मिलता है, इसमें मुख्य रूप से नर होता है और मादा, मतलब कि मेल और फीमेल होती है, ठीक है ना।
नर के पास से क्या आता है? नर के पास से आता है नर युग्मक और मादा के पास से मादा युग्मक। इट मीन्स मेल गैमेट देन फीमेल गैमेट। ठीक है, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो हमारे पास क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जिसको हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो जीव का निर्माण हो रहा है वो नर और मादा दोनों से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के कुछ ना कुछ लक्षण, मतलब इसके कुछ लक्षण और इसके कुछ लक्षण इसमें आएंगे, है ना। किसी एक का लक्षण प्रभावी नहीं होगा, कहने कुछ लक्षण नर के आएंगे और कुछ लक्षण मादा के आएंगे। इसी कारण इसमें हमें क्या देखने को मिलती है? विभिन्नता देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, कितने क्रोमोसोम होते हैं? यहां पर 46 क्रोमोसोम होते हैं 23 के पेयर में, यहां पर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं 23 के पेयर में। ठीक है, यहां से कितना मिलता है? 23, यहां से कितना मिलता है? 23, मतलब 23 और 23 मिलाकर यहां पर कितने बन जाते हैं? 46। यानी कि तब जाकर एक जायगोट में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब एक डीएनए बनता है। समझ में आया? मतलब आपको पता होगा डीएनए में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 यहां से आता है और 23 यहां से आता है। 23 मेल देन 23 फीमेल के कंट्रीब्यूशन से 46 होता है और जाइगोट में 46 क्रोमोसोम बनता है। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ लक्षण नर के होंगे और कुछ लक्षण मादा के होंगे। इसी कारण क्या होता है? विभिन्नता देखने को मिलती है। समझ में आया? इसी कारण इसमें हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं किसको? अगर हम चेक करते हैं यहां पर अलैंगिक जनन को, अगर हम अलैंगिक जनन को चेक करते हैं तो यहां पर कोई विशेष नर और मादा अलग होंगे ही नहीं। यहां पर एक कोशिका होगा जो डिवाइड करके अगेन एक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर कितने डीएनए? 2 डीएनए रहेंगे और एक डीएनए इसको मिल जाएगा और एक डीएनए इसको मिल जाएगा। मतलब यहां पर कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिलेगी। देयर इज नो प्रेजेंट एनी वेरिएशंस। यहां पर कोई वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से पहले सेल्स था वो फर्दर डिवाइड हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई विभिन्नता देखने को मिलेगी। सीधे सिंपल कोशिका का विभाजन हो जाएगा और नया संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि संतति का निर्माण मतलब जो इसमें होता है, देखिए जैसा जनक था, ये जनक जैसा था वैसे इसकी संतान भी पैदा हुई। यानी बिल्कुल जनक के हूबहू हुआ, ये बिल्कुल एक समान, एक लक्षण। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको क्लोन कहा जाता है। ये अधिकतर एक कोशिकीय जीवों में देखने को मिलता है। एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में हमें विभिन्नता देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन लैंगिक जनन में तो जाहिर सी बात है कि हमें विभिन्नता देखने को मिलेगी, वेरिएशंस देखने को मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपसे कहूं कि आपको पता चल गया कि लैंगिक जनन में क्या होता है और अलैंगिक जनन में क्या होता है। आपको पता चल गया कि विभिन्नता कहां पर मिलेगा और विभिन्नता कहां पर नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चीज को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे अनुवांशिकी के बारे में, यानी कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो दोस्तों अनुवांशिकी के जो जनक हैं उनके वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका नाम बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है ना, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने ही अनेक नियम दिए हैं, है ना। तो
तो अनुवांशिकी के जनक किसको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका कभी कभार इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में कहाँ पर हुआ था? तो एक गांव का नाम था जिसका नाम था सिलीसिया ग्राम। क्या नाम था? सिलीसिया गांव में। ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक प्रयोग किया किस पर? मटर के पौधे का इन्होंने प्रयोग किया। मटर के पौधे पर इन्होंने एक प्रयोग किया। मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया। और जब इन्होंने प्रयोग किया तो वो समय क्या था? 1856 से 1863 तक इन्होंने 7 सालों तक इन मटर के पौधों पर क्या किया? प्रयोग किया। ठीक है, जब इन्होंने अपना नियम प्रतिपादित कर दिया, नियम पूरे विश्व के सामने रख दिया, तो उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे, जो बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनके इस प्रयोग पर मतलब बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया और इसको कारगर साबित नहीं किया, मतलब इसको सफल प्रयोग नहीं माना। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई ना, तो कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोग को आगे बढ़ाया और देखा कि इन्होंने मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो वास्तव में सही प्रयोग था। और उस आधार पर आज तक हम इस चीज को, इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है अपने मन में मतलब उन्होंने क्या किया? मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। क्वेश्चन ये उठता है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स बट व्हाई चूज द प्लांट ऑफ पी? उन्होंने मटर का पौधा क्यों चुना? इसके पीछे का कारण क्या था? तो सोचने वाली बात है कि जो मटर का पौधा होता है ना, वो कैसा होता है? एक वर्षीय होता है। एक वर्षीय होता है मटर का पौधा, एक वर्षीय होता है। ठीक है ना? और क्या देखने को मिला? इसको हम बगीचे में उगा सकते हैं, सरलता से उगा सकते हैं। बगीचे में हम इसको उगा सकते हैं। और क्या था? उभयलिंगी होता है ये, मतलब इसी के अंदर नर व मादा भाग इसी के अंदर मिलते हैं, है ना? नर और मादा भाग इसी के अंदर मिलते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें आसानी से निषेचन हो जाता है। निषेचन आसानी से हो जाता है। और वो भी कौन सा? स्वपरागण। चाहे तो इसमें अपन पर परागण भी करा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद क्या था? ये क्या करता है? एक समय में बहुत अधिक बीज उत्पन्न कर देता है ना? मतलब अनेक बीज उत्पन्न करना। आप देखते हैं कि मटर के जो दाने होते हैं उसमें कितने, मतलब की जो फली होती है उसमें बहुत सारे बीज होते हैं। तो इसमें क्या हो सकते हैं? अनेक बीज उत्पन्न होते हैं। अनेक बीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है? उसके बाद हम क्या कह सकते हैं इसमें कि जो मटर का पौधा होता है वो, उसमें विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मतलब उसमें अनेक लक्षण पाए जाते हैं। अनेक लक्षण, जिसको हम बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलेंगे? विपर्यासी। विपर्यासी रूप देखने को मिलता है। कैसे? कुछ मटर का जो फूल होता है वो बैंगनी रंग का होता है, कुछ का सफेद होता है। ठीक है? कुछ का जो बीज होता है वो हरे रंग का होता है और कुछ का कैसा होता है? पीले रंग का होता है ना? तो मटर का पौधा एक ही, लेकिन इसके अंदर कितने सारे लक्षण मिल रहे हैं, है ना? किसी पौधे का किसी पौधे का पुष्प बैंगनी तो किसी का सफेद, किसी का बीज हरा तो किसी का पीला। इसी को हम बोलते हैं विपर्यासी लक्षण। तो बच्चों देखो इसमें क्या है कि ये जो है ना, अनुवांशिकी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना था? उसके पीछे कारण क्या था? पौधा एक वर्षीय होता है, मतलब एक साल में ही ये उगता है और उसमें फल फ्रूट्स आना शुरू हो जाते हैं, मतलब उसके फल आना शुरू हो जाते हैं, उसके पुष्प आना शुरू हो जाते हैं। इसको कहीं पर भी बगीचे में हम आसानी से उगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उभयलिंगी होता है।
उभयलिंगी मतलब एक ही प्लांट्स में, एक ही पौधे के अंदर नर भाग और मादा भाग दोनों प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद इसे आसानी से निषेचन मतलब इसके अंदर स्वपरागण तो होता ही है, अगर हम चाहें तो इसके अंदर पर परागण भी करा सकते हैं। इनके बीज जो है ना अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, इनकी जो फली होती है ना इनमें अनेक बीज उत्पन्न हो सकते हैं, समझ में आया। उसके बाद अनेक लक्षण यानी विपर्यासी, मैंने अभी आपको डिटेल में बताया था कि किसी का बैगनी तो किसी का सफेद, किसी का हरा तो किसी का पीला। तो दोस्तों जो अपना टॉपिक था ना ये था। अब अगले भाग में मैं बताऊंगा कि मेंडल के प्रभाविता के नियम, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस के बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।